अरे रुक्मणी, कहाँ हो? मैं कब से चाय और पकौड़े का इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम अब तक चाय और पकौड़े लेकर आई नहीं। देखो तो, बाहर बारिश आकर थम भी चुकी है, मगर तुम अब तक रसोई से बाहर नहीं आई। प्रकाश जी बालकनी में बैठे बैठे बोले। रुक्मणी जी, जो पकौड़े तल चुकी थी, उन्हें प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी हद करते हो। मैं अब पहले की तरह जवान तो रही नहीं कि आपने हुक्म दिया और तुरंत आपका हुक्म पूरा कर दूं। अब उम्र के साथ काम करने की क्षमता भी तो ढल चुकी है मेरी। अब हर काम में समय लगता है मुझे। खैर, एक तरफ चाय बना ही रही थी, बस दोनों साथ में लेकर आ रही थी। थोड़ी देर में रुक्मणी जी चाय और पकौड़े लाकर बालकनी की मेज पर रख देती है। दोनों जगह प्रकाश जी पकौड़े खाते हुए बोले, रुक्मणी, भले तुम्हारी उम्र हो चली है, मगर तुम्हारे हाथ का स्वाद अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा इतने सालों से पहले था। रुक्मणी जी शर्माकर बोली, इतने सालों से खाना बना रही हूँ, हाथ का स्वाद कैसे बदलेगा? हाँ, अब आपकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर पाती हूँ, यह बात अलग है। प्रकाश जी बोले, खैर छोड़ो इन सब बात को और पकौड़े का मजा लो। बारिश भले थम चुकी है, मगर यह मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और गीली जमीन अभी भी महक रही है। रुक्मणी जी ने जैसे एक पकौड़े को उठाया और खाया, उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वो कहारने लगी। हाथ में लिए पकौड़े तुरंत नीचे रख और गाल पे हाथ रख फिर से कहारने लगी और बोली, अब पहले जैसी बात कहाँ है? यह दांत का दर्द कहाँ पकौड़े खाने देता है? प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, तुम्हारे दांतों का दर्द तो इतना बढ़ गया कि तुमसे तो पकौड़े भी नहीं खाए जा रहे हैं। आज शाम को ही दांत के डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारे दांत दिखा आते हैं। आपको तो कान से कम सुनाई देती है जी, आपके भी तो कान की मशीन बनवानी है, मगर आपने भी तो अब तक मशीन नहीं बनवाई। आज रोशन की ऑफिस की छुट्टी है। उनसे बात करती हुई रुक्मणी जी बोली, अपने पति से बोली, नहीं रुक्मणी, बार बार बेटे के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास चले जाए। वैसे भी मैं तुम्हारा और अपना खर्च अपने बैंक में भरे पैसे से तो पूरा करता हूँ। रोशन से बस साथ में चलने को कहा था, वो तो इतना ही नहीं कर पाए हमारे लिए। रुक्मणी जी बोली, हो सकता है उस दिन रोशन को कोई काम आ गया हो, इसलिए उसने मना कर दिया हो। आज फिर से पूछ कर देखती हूँ, वो अपने पति से बोली। प्रकाश जी ने रुक्मणी से मना किया था बेटे से पूछने के लिए, फिर भी रुक्मणी जी नहीं मानी। जैसे ही शाम को रोशन ऑफिस से घर आया, रुक्मणी जी बोली, बेटा, मेरे दांत का दर्द काफी बढ़ गया है और तुम्हारे पापा के कान की नई मशीन बनवानी है। तुम हमारे साथ डॉक्टर के पास कब चलोगे? अपने बेटे से पूछती है। रोशन चिढ़ते हुए बोला, माँ, इतने छोटे से काम के लिए आप लोग बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप दोनों खुद ही तो जा सकते हो। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तो मेरा साथ चलना जरूरी है क्या? वो बोला। रुक्मणी जी बोली, बेटा, तुम होगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। वैसे भी कान की नई मशीन अलग अलग तरह की होती है और उसके दाम भी ज़्यादा होते हैं। हम बूढ़ों को कहाँ पता है कैसी मशीन लेनी है, और मेरे नए दांत लगवाने हैं, उसमें भी तुम डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। वो बोले। रोशन फिर से बोला, माँ, आप दोनों को जो सही लगे वो ले लेना। वैसे भी मुझे आज सोम्या के साथ उसके मायके जाना है, हम दोनों का खाना वही है आज, इसीलिए आप दोनों अकेले ही डॉक्टर के पास चले जाइएगा। प्रकाश जी बेटे का यह रवैया देखकर गुस्सा हो चुके थे। वो, बेटा, हम तुझसे दवाइयाँ नई चीज़ें का 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ साथ चलने की उम्मीद करते हैं, मगर तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए समय नहीं है, बाकी सभी के लिए तुम्हारे पास समय है। रोशन की पत्नी सोम्या यह सुनकर चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, पापा जी, जबान संभाल कर बात करिए। आप जिसे बाकी सब कह रहे हैं वह मायके वाले हैं मेरे, और मैं अपने मायके वाले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, सोम्या कहती है। रुक्मणी जी बात को संभालते हुए बोली, बेटा, इनका कहने का यह मतलब है नहीं था कि तुम लोग जाओ, मैं और तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास अकेले चले जाएंगे। वो अपनी बहू से बोली। रुक्मणी जी और प्रकाश जी शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
उनके जाते ही रोशन की पत्नी सोम्या बोली, इन दोनों बूढ़ों ने तो तंग कर दिया है। रोशन बोला, ना जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। कभी कभी तो मन करता है मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊं। अब यह सब तुमसे शादी करने का परिणाम है। काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। रोशन बोला, जाने मन, मेरी जाने बाहर ऐसी बातें मत करो यार। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और नहीं तो बात मेरे माता पिता की है। मैं तो इनसे छुटकारे पाने का उपाय ढूंढ ही रहा हूँ। वो बोला अपनी पत्नी से। सोम्या बोली, इतनी नींद की गोलियां देकर मार देते हैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं छूटेगी और हमें इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस पर रोशन बोला, पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का इरादा है क्या? सोम्या बोली, बस तुम बहाने बनाओ। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुमको इनको जिंदगी भर यहाँ रखकर मेरी छाती पे मूंग दलवाना है। इतने में रोशन के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो सोम्या को सारा आइडिया बताकर वह बोला, बस आज से आदर्श बहू बेटा बनने की तैयारी कर लो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो और अभी चलो तुम्हारे मायके, वरना देर हो जाएगी और आज रात से ही हमारा नाटक हमें शुरू कर देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से लौटते समय प्रकाश जी बोले, देखा मैंने कहा था ना, बेटे के साथ चलने की भीख मत मांगो, मगर तुम ठहरी गवार और भोली। आखिर आज फिर बेइज्जती करवा ली अपनी। वो अपने पत्नी से बोलते हैं। रुक्मणी जी बोली, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोड़ दीजिए ना अब गुस्सा। वो अपने पति से बोली, बेटी बहू भी एक दिन सुधर जाएंगे, देखना आप। वो बोले। रात को जब दोनों वृद्ध दंपति घर लौटे तो सोम्या ने उन्हें गर्म गर्म खाना दिया और फिर गर्म दूध भी ले आई। यह देखकर रुक्मणी जी और प्रकाश जी को बूढ़ी आंखें आश्चर्यचकित रह गई। फिर जैसे ही दोनों ने दूध खत्म किया, सोम्या रुक्मणी जी के पांव दबाने बैठ गई। पीछे से रोशन भी आकर प्रकाश जी के पैर दबाने लगा, अपने पिता के। यह देखकर दोनों बूढ़े सोचने लगे, चलो अच्छा है भगवान ने वक्त रहते इनको सद्बुद्धि दे दी है। 10 साल अब तक रोशन और सोम्या हर बात पे माँ पिताजी को बस जिकारते आए थे और आज अचानक इन्हें इतना प्यार से देख दोनों वृद्ध को खुशी हो रही थी कि चलो अब बेटा को समझ में आ गया। रुक्मणी जी बोली, देखा आप मुझे गंवार समझते थे, देखा मैं सही कहती थी ना, बेटे बहू एक दिन सुधर जाएंगे। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, दरअसल मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई। एक बार मैंने रोशन और सोम्या को बात करते हुए सुन लिया था। सोम्या रोशन से कह रही थी कि तुम्हारे माता पिता एक नंबर के गंवार लोग हैं। बूढ़े होने के साथ साथ अब इनका दिमाग भी सठियाने लगा है। यह सुनकर रोशन ने भी सोम्या की बात में हाँ मिलाई थी। तब से मैं बेटे बहू की नीयत जान चुका हूँ और कोई भी काम पे इतना पे आधारित नहीं रहना चाहता हूँ, मगर अब शरीर बूढ़ा होने लगा है। ना चाहते हुए भी दिल भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बेटा बहू हमें इज्जत और प्यार दे, बाकी हमें और चाहिए ही क्या इनसे। रुक्मणी जी बोली, भगवान ने आपकी बात सुन ली, देख लिया ना आज अपने बेटे बहू हमें कितनी इज्जत और प्यार दे रहे हैं। ना जाने फिर भी प्रकाश जी का मन विचलित था और उनके भीतर से आवाज आ रही थी कि दाल में कुछ काला है, मगर रुक्मणी जी को बताकर कुछ फायदा नहीं था। वो तो बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी हो जाती थी कि उन्हें प्रकाश जी गलत लगने लगते थे। दूसरे दिन रोशन बोला, माँ पिताजी बहुत दिन हो गए आप दोनों के साथ वक्त बिताए, चलिए चारों कल कहीं घूम आते हैं। रुक्मणी जी और प्रकाश जी ने भी हामी भर दी, मगर प्रकाश जी बोले, बेटा कल तो इतवार भी नहीं है, तुम्हें कल समय मिल जाएगा। वो बोले। रोशन बोला, माँ आप मुझे माफ करिएगा, मैं इतने समय से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। जाने हम कितने दिनों से साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो। यह सुन रुक्मणी जी की आंखों के कोर गीले हो गए और वो बोली, झुक झुक जियो मेरे बेटा, मैं जानती थी तू मेरा अच्छा बेटा है।
मैं हमेशा तेरे पापा से कहा करती थी, हमारा बेटा वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग घूमने चल गए। रुक्मणी जी के कहने पे रोशन ने उन्हें 2-3 मंदिर के दर्शन करवाए और फिर होटल में खाना खिलाया। इस तरह शाम हो गई। शाम को एक सुनसान हाईवे जहाँ चारों ओर घना जंगल था, वहाँ रोशन की कार खराब हो गई। कार खराब होने रोशन और सौम्या का प्लान का हिस्सा था। सुनसान हाईवे को देख वृद्ध मित्र डर गए और बोले, बेटा अब क्या होगा? हमें तो बहुत डर लग रहा है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है। वो बोले। रोशन बोला, आप दोनों कार से उतरकर बाहर उस पत्थर पे बैठिए। मैं और सौम्या गाड़ी को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। वो अपने माँ पिता से बोले। दोनों गाड़ी को जबरदस्ती धक्का देने के नाटक करते और आगे चलकर गाड़ी बैठकर अपना प्लान के जीत की खुशी मनाते हैं। दोनों वृद्ध मित्र को उस सुनसान हाईवे पे अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ चारों ओर घना जंगल था। रात को किसी जंगली जानवर के आने का भी अंदेशा था। अंधेरा ज्यादा होने के बाद बेचारों दोनों बूढ़े घबराने लगते हैं और तब तक बेटे वापस क्यों नहीं आए। दोनों डर के मारे वही एक जगह बेटे बहू के वापस आने की आस में बैठे रहते हैं, मगर अब तक कोई न आया था। यह सुनसान हाईवे और घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे बेटे बहू वापस आएंगे? तो अपनी पत्नी से बोले। रुक्मणी जी बेचारी असमझे में पड़ गई थी। यह क्या हो गया? बेटे बहू गाड़ी लेकर आखिर ऐसे कहाँ ओझल हो गए कि 2 घंटे तक नहीं वापस आए? वो दोनों हमें इस घने जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो अपनी पति से बोले। उतने में वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो उन्हें यहाँ अकेला देख गाड़ी रोककर सारा वार्तालाप करते हैं। सभी को साफ साफ समझ में आ गया था कि बेटे वो उन्हें यहाँ ऐसे ही मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऑफिसर उन्हें अपने क्वार्टर में ले गए और उन्हें खाना खिलाया और बोला, आपके बेटे बहू कानून से ज़्यादा आपके अपराधी है, बताइए उन्हें कैसे सजा देनी चाहिए? वो बोले। दोनों दंपति जो अब तक बेटे बहू की इस हरकत पे हैरान थे, वो कहते हैं कि लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर हमने पाई पार जोड़कर बनाया है, वो घर हमें वापस चाहिए और सजा तो इनको ऐसी देनी है कि सारा जग याद करे। वो बोले। ऑफिसर जिनका नाम प्रताप सिंह था, रोशन के घर जाकर नोटिस पकड़ाया और कहता है कि यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना है, 10 दिन में यह घर खाली करो वरना वह उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देगा। वो बोले। रोशन और सौम्या जो अब तक खुशियां मना रहे थे, यह सुनकर दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। पुलिस अफसर के कहने के बाद रोशन कई सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटता है, मगर वो कहते हैं ना कि जिसकी नीयत साफ नहीं होती है भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। रोशन का किसी के साथ नहीं दिया और उसे वह घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। किराए के मकान में आते ही रोशन पे रिश्वत लेने के इल्जाम के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपने ही माँ पिता को यूं सुनसान हाईवे पे अकेले छोड़ने की सजा मिल रही थी। आज दोनों को रोशन और सौम्या का सड़क पे आ गए थे और दोनों अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत रो रहे थे। अपनी गलती का पश्चाताप करके दोनों अपने माँ पिता को ढूंढने निकलते हैं। रोशन सौम्या से बोला, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता, आज मेरा यह हाल ना होता। वो अपनी पत्नी से बोले। सौम्या बोली, तुम्हारे माता पिता को हाईवे पर छोड़ने का सारा घटियापन तुम्हारा था, समझे? रोशन बोला, सौम्या तुमने मेरे कान भर भर कर मुझे अंधा और बहरा बना दिया था, इसलिए मैंने ऐसा घटिया प्लान बनाया कि अपने ही माता पिता को घने जंगल में सुनसान हाईवे पर छोड़ आया। ना जाने क्या हुआ होगा बेचारे का, और रोने लगा। सौम्या भी रोते हुए बोली, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा जो हमने उनके साथ किया है। प्रताप सिंह का यह सारा तमाशा देख रहा था। वो दोनों को अपनी
जीप में बैठता है और अपने पुराने घर के ले जाता है और कहता है, तुम्हारे माँ पिताजी अंदर है। आज तुम्हारे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना दोनों को जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाता। समझे? तुम जैसे बच्चे से भगवान बे औलाद रखे लोगों को कम से कम सुख शांति भी तो जी पाएंगे। रोशन और सौम्या अंदर जाकर अपने माता पिता के कदमों में गिर जाते हैं। सुखी, दुख, शर्मिंदगी, पीड़ा सारे उनके भाव चेहरे पे उमड़ आते हैं। प्रकाश जी रोशन के गाल पे कसकर एक तमाशा जड़ देते हैं। रोशन अपना दूसरा गाल भी आगे करके बोलता है, मारिए पिताजी, मुझे मारिए, मैं आपका और माँ का गुनहगार हूँ। दूसरी तरफ सौम्या भी जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ माँ, आप चाहे हमको जो सजा दे, मगर हमें माफ कर दीजिए। रुक्मणी जी बोली, रोशन, मैं तुम पे अंधे की तरह विश्वास किया था। जब भी तुम दोनों गलती करते थे, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझाकर मना लेती, मगर इस बार तो तुमने हमको मरने के लिए छोड़ दिया। इस गलती की माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। प्रकाश जी और रुक्मणी जी के मुंह से फेर लिया, मगर रोशन और सौम्या उनके पाँव में बैठकर गिड़गिड़ाने लगे अपने माता पिता के। रोशन बोला, माँ पिताजी, आपसे गद्दारी करके मैं दुख ही झेल रहा हूँ। अब तक मेरी नौकरी चली गई, मैं सड़क पे आ गया हूँ, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है। माँ पापा, सौम्या बोली, माँ पिताजी, मैंने बहुत पाप किए हैं, तभी तो आज हमारी यह हालत है। मैंने पल पल रोशन की भड़काया और हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मगर धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता। माँ पापा, यह बात भले देर से ही सही हमें समझ आ गई है, वो बोले। रोशन सौम्या बहुत गिड़गिड़ाने लगे थे अपने मम्मी पापा के सामने। प्रकाश जी और रुक्मणी जी को आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप तो माँ बाप ही करते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ करे का कलेजा एक माँ पिता को ही रख सकते हैं। यह सब देखकर ऑफिसर प्रताप सिंह भी अपनी राह चल देते हैं, क्योंकि नाटक और असलियत में उन्हें फर्क समझ आता था और वो देख चुके थे कि रोशन और सौम्या अब सुधर चुके थे। अब उसे समझ में आ गया था। 2 साल बाद माता पिता की दुआओं से सौम्या की गोद भर चुकी थी, जो कई साल तक सूनी रही थी। दोस्तों, माता पिता की दुआओं और बददुआओं में बहुत ताकत होती है, इसलिए उनका दिल कभी ना दुखाए, क्योंकि माता पिता होते हैं। बच्चे की लाख भी गलतियां करने के बाद भी एक माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, मगर ना जाने बच्चे माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सलूक कैसे करने लगते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है, वो सब भूल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा।